हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सीए इंटर अकाउंटेंसी की क्लास चल रही थी हमारी। सीए इंटरमीडिएट अकाउंटेंसी के अंदर हम क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स का डिस्कशन किया था। और इन्वेस्टमेंट के अंदर हमने देखा था कि यार दो तरह के हमारे पास में इन्वेस्टमेंट के सेगमेंट हम इस AS13 में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक इन्वेस्टमेंट सेगमेंट वह था जो कि हमारा क्या है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न जिस पे आता है, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सारे सिक्योरिटीज़ थे, ये सारे सिक्योरिटीज़ थे जिसके अंदर हमने इन्वेस्टमेंट किया था। और सेकंड इन्वेस्टमेंट है हमारा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट, यानी पेपर एसेट्स के अंदर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं। और पेपर एसेट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, एक हमारा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक हमारा फ्लैक्चुएटिंग हमारा रिटर्न। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब हम बात करते हैं शेयर्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स की। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के अंदर क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें समझनी है, ये सारी बातें हम अब तसल्ली से करेंगे एक क्वेश्चन को समझते हुए। आराम से इस क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने एक जानबूझ के एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। हाँ जी, इस एक क्वेश्चन में मोटा मोटी सारे पॉइंट कवर है, तो इस एक क्वेश्चन को हम आराम से तसल्ली से समझेंगे और उसके बाद में हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 6। On 1st April 2011, Sundar had 25,000 equity shares of X Limited at a book value of rupees 15 per share. Guys, यहाँ पे क्या है? अच्छा, शेयर्स के बारे में एक और चीज़ मैं बता दूं। जब हम शेयर्स को परचेज करते हैं, इससे पहले आप मुझे बताइए, इससे पहले जब हमने डिवेंचर को परचेज किया था तो उसमें एक प्राइस था एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट वाला कुछ कॉन्सेप्ट हुआ करता था। उसमें हम ये देखते थे कि यार लास्ट इंटरेस्ट ड्यू कब हुआ है, कौन से पीरियड का इंटरेस्ट हमें किसको देना है, ये सारी बातें हम वहाँ पे देखते थे एट द टाइम ऑफ परचेज ऑल्सो और एज वेल एज एट द टाइम ऑफ सेल। लेकिन ये सारी चीज़ें डिविडेंड, ये सारी चीज़ें शेयर्स में नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शेयर्स के अंदर डिविडेंड का कोई फिक्स रेट नहीं होता। शेयर्स के अंदर डिविडेंड फिक्स बातें नहीं होती भैया, ये डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, इतना डिविडेंड है। जैसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे वैसे हम डिविडेंड की यहाँ पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हैव ए स्माइल ऑन द फेस, यस। इसलिए आपका शेयर्स का जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट आप देखेंगे वो एज कंपेयर टू आपका प्रीवियस इन्वेस्टमेंट अकाउंट ईजी रहेगा। डोंट यू वरी। चलिए हम बात करते हैं अब यहाँ पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। On 1st April 2011, Sundar had 25,000 equity shares of X Limited at a book value of rupees 15 per share. नॉमिनल वैल्यू उसका 10 रुपीज़ है। नॉमिनल वैल्यू इज रुपीज़ 10, यानी फेस वैल्यू उसका 10 है। तो कुछ नहीं करना है। देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैंने यहाँ पे बनाया है, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा। डिविडेंड का भी मैंने कॉलम रखा है। क्यों रखा है हम आगे बात करेंगे। डिविडेंड का कॉलम मैंने रखा है, लेकिन देखिए इससे अगर मैं बात कहता हूँ तो मेरा टू ओपनिंग बैलेंस BD कितना आता है, क्वांटिटी में क्या है आपका 20। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसकी बुक्स में बन रहा है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ सुंदर फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2012। ये मेरे हिसाब से 31 मार्च होना चाहिए। लेट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31/12/2011 एंड शेयर्स ओके। तो यहाँ पे अगर हम एक एक कर लेते हैं, यहाँ पे दिस इज एक एक कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये हम सीए इंटर की अकाउंट्स की क्लास को, सीए इंटर की अकाउंट्स की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। सीए इंटर की अकाउंट्स की क्लास में हमने अभी तक क्या देखा था? हमने यह देखा था कि किस तरह से हम इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग करते हैं। इन्वेस्टमेंट को हम AS13 के अंदर, जो AS13 में इन्वेस्टमेंट कवर होते हैं वो होते हैं पेपर एसेट में इन्वेस्टमेंट। पेपर एसेट इन्वेस्टमेंट, इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी कौन सी थी आपकी? ऐसे इन्वेस्टमेंट जिस पे आपका फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, और एक दूसरे ऐसे इन्वेस्टमेंट जिस पे आपका फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है। फिक्स रेट ऑफ रिटर्न वाले इन्वेस्टमेंट कौन से थे? वो थे हमारे सिक्योरिटीज़। कौन सी सिक्योरिटीज़ थी वो? हमारी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लोन,
ये सारा हमारा क्या था, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले हमारे पास में क्या थे, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न वाले सिक्योरिटीज़ थी। लेकिन अब जिसमें फिक्स रेट ऑफ सिक्योरिटीज़ नहीं होती, फिक्स रेट ऑफ रिटर्न नहीं होता है, वो कौन सी सिक्योरिटीज़ होती है, मेनली वो जो सिक्योरिटीज़ होती हैं वो होती है शेयर्स, और मेनली हम बात करेंगे इक्विटी शेयर्स की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि जब हमने डिवेंचर को परचेज किया था, तो डिवेंचर में परचेज करते समय हम एक्स इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट वाली बातें करते थे। वो सारी बातें शेयर्स में नहीं की जाएगी, वो सारी बातें शेयर्स में नहीं की जाएगी, क्योंकि शेयर्स पे किसी भी तरह का कोई भी फिक्स रिटर्न नहीं होता। आप आज कोई शेयर्स परचेज करते हो, सपोज कीजिएगा आपने फर्स्ट जून 2016 को आपने कोई शेयर्स परचेज किया है, और कंपनी ने अभी उस पर 15-16 यानी प्रीवियस ईयर का डिविडेंड भी नहीं दिया। ज़रूरी नहीं है कि वो डिविडेंड मिलेगा ही नहीं मिलेगा, और ज़रूरी नहीं है कि वो मिलेगा तो कब मिलेगा, ये सारी बातें अनसर्टेन होती है। डिविडेंड के बारे में अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए अनसर्टेनिटी होती है डिविडेंड के बारे में। इसलिए बेटा हमें इंटरेस्ट के बारे में सर्टेनिटी होती है, तो इंटरेस्ट के लिए जो हम कैलकुलेशंस करते थे वह डिविडेंड के लिए नहीं करेंगे। डिविडेंड तो जब डिक्लेयर हो जाए और अपने पास में आ जाए तभी हम ये मानेंगे डिविडेंड हमको रिसीव हो गया। तो इसमें एक मज़ेदार बात क्या है, इसके अंदर ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है। इसके अंदर मज़ेदार बात क्या हो सकती है, जैसे सपोज कीजिएगा कि आपने 30 जून 2016 को आपने शेयर्स लिए, 30 जून 2016 को आपने शेयर्स लिए, और इससे पहले वाला जो ईयर आपका एंड होता है वो कब होता है, 31 मार्च 2016, यानी 15-16 वाला ईयर एंड हुआ। तो 15-16 के अंदर मान लो एक्स लिमिटेड के शेयर्स आपके पास में थे ही नहीं, मान लो एक्स लिमिटेड के शेयर्स आपके पास में थे ही नहीं। आपने वो शेयर्स कब परचेज किया, उसको 30 जून को आपने शेयर्स परचेज किए, और कंपनी ने जुलाई 2016 में, माइंड माई लैंग्वेज, मेरा 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 डेट क्या है, कंपनी ने जुलाई 2016 में, बेटा जी जुलाई 2016 में कंपनी ने डिविडेंड दिया 15-16 के लिए, 15-16 के लिए डिविडेंड दिया। अब 15-16 के लिए डिविडेंड दिया, अब मुझे बताओ जुलाई के अंदर वो शेयर्स किसके पास में, वल्ला रे वल्ला, वो शेयर्स तो जुलाई में आपके पास में, आपके पास में जुलाई में शेयर्स। क्या ये 15-16 में आपके पास में थे क्या, नहीं सर 15-16 में तो मेरे पास में थे ही नहीं। मान लो 15-16 में वो शेयर्स मेरे पास में थे, 15-16 में वो शेयर्स मेरे पास में थे, 30 जून को वो शेयर्स आपने मुझसे परचेज कर लिए थे, तो मैंने 30 जून को वो शेयर्स आपके नाम से ट्रांसफर कर दिए थे। और जुलाई में क्या हुआ, 15 जुलाई की एक डेट ले लेते हैं, 15 जुलाई में कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया 15-16 वाला साल के लिए। आपकी तो चांदी चांदी है, उस ईयर में आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं था, आपने वो शेयर्स रखे ही नहीं थे, फिर भी ये डिविडेंड आपको मिल गया। इसको हम कहते हैं प्री पीरियड डिविडेंड। इसको हम क्या कहते हैं, प्री पीरियड डिविडेंड। एक ऐसे पीरियड का डिविडेंड आपको मिलना जिस पीरियड में वो शेयर्स आपके द्वारा होल्ड नहीं किए गए थे, वो शेयर्स किसी और के द्वारा होल्ड किए गए थे, लेकिन वो शेयर्स किसी और के द्वारा होल्ड किए गए थे, लेकिन जब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया उस पीरियड का, तो उस समय डेट ऑफ डिक्लेरेशन के दिन आपके पास में वो शेयर्स थे, इसलिए वो डिविडेंड आपको मिल गया। अच्छा बताओ, तो अब मैं 15 जुलाई को आपके पास में आऊंगा, यार देखो 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 यार देखो देखो, तुमको ये डिविडेंड मिला, आपको हो गया हाँ मिला। तो तुमको ये डिविडेंड पिछले साल का मिला, आप कहेंगे बिल्कुल पिछले साल का मिला। तो यार पिछले साल में तो तेरे पास में तो डिविडेंड, तेरे पास में तो शेयर्स नहीं थे, आप कहोगे बिल्कुल नहीं थे। तो यार अब ये जो डिविडेंड मिला, पिछले साल में शेयर्स मेरे पास में थे, आप कहोगे हाँ जी मेरे पास में थे। तो अब मैं आपसे बोलूंगा कि यार पिछले साल का डिविडेंड, आप एक काम कीजिए, पिछले साल का डिविडेंड आप मेरे को दे दो यार, क्योंकि एक्चुअल में इसका एंटाइटलमेंट, एक्चुअल में अगर मैं इसकी बात कहूँ तो ये किसको मिलना चाहिए, एक्चुअल एंटाइटलमेंट किसका होता है, ये मेरा होता है यार। लेकिन ये मेरा हक तुझको मिल गया, तो ये अब मेरा हक तुझको मिल गया, तो मैं तुझसे अपना हक मांगने आया हूँ। आप क्या कहोगे, आप कहोगे अरे सर ऐसी भोली बातें ना करें। क्या 30 जून को जब आपने शेयर्स मुझे बेचा था तो आपके माइंड में था क्या डिविडेंड देगी कंपनी, और माइंड में था तो आपने क्या मुझे बोला था क्या डिविडेंड की बातें करनी, उस समय बात की थी कि आपने डिविडेंड की। अरे डिविडेंड तो अनसर्टेन था, ये तो ठीक है अभी मिल गया, हो सकता है मेरे को मिलता ही नहीं। तो अनसर्टेनिटी थी, और वो अनसर्टेनिटी को भी अनसर्टेनिटी थी फिर भी मैंने आपसे शेयर्स परचेज किए। तो सर अब ऐसी भोली भोली बातें ना करें, आप मेरे सर थे, आप मेरे गुरु थे, मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन सर पैसे के मामले में ऐसी बातें ना करें। तो मैं किसी भी तरह का कोई भी आपका हक मैंने नहीं छीना है,
ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है जो मेरे को मिलना था, मुझे मिल गया, मैं अब इसमें से आपको कुछ भी नहीं दूंगा। मैंने कहा जैसे प्रभु की इच्छा, और मैं वापस आ जाता हूँ। एग्जैक्टली ऐसा ही होता है शेयर्स के अंदर, एग्जैक्टली ऐसा ही होता है शेयर्स के अंदर। आपको यहाँ पे डिविडेंड की जब हम बात करते हैं, जो डिविडेंड रिसीव होता है, तो डिक्लेरेशन की डेट को किसके पास में वो शेयर्स हैं, तो उसी को वो पूरा पूरा डिविडेंड मिल जाता है। लेकिन इस तरह से जब परचेजर और सेलर के बीच में ये लेना देना नहीं होता, ये कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड वाला मामला यहाँ पे नहीं होता, जैसा वहाँ पे कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट का मामला होता था। चलिए, छोटी सी बात मैंने आपको समझाई है, इसकी डिविडेंड के बारे में छोटी सी बात मैंने समझाई है, तो उस पुरानी बात को मैं कंप्लीट करता हूं। तो अब देखिए, मैंने 30 जून को शेयर्स आपसे परचेज सॉरी आपने 30 जून को शेयर्स मुझसे परचेज किए थे, आपने 30 जून को शेयर्स मुझसे परचेज किए थे। मान लेते हैं कि वो शेयर्स आपने वो शेयर्स मुझसे परचेज किए थे 15,000 में। कितने में परचेज किए थे? 15,000 में। अब पिछले साल का डिविडेंड आपको इस साल मिला, 1,000 रुपया आपको मिल गया। ये 1,000 रुपया आपकी इनकम है। आप क्या बोलोगे? चलो यार कोई नहीं, चलो यार कोई नहीं। इस बार क्या हुआ कि हमने ये 15,000 में हमने शेयर्स परचेज किए थे जे सर से, हमने 15,000 में शेयर्स परचेज किए थे, तो कोई नहीं, हम और उसमें से 1,000 हमको रिकवर हो गए, तो चलो हम ये मानेंगे कि यार इसमें से क्या हुआ, अब हमारे इन शेयर्स की कॉस्टिंग कितनी है? अब हमारे इन शेयर्स की कॉस्टिंग कितनी है? 14,000 ही है। 15 में से 1,000 भगवान ने हमको रिकवर करा दिए। हाँ जी, तो मैं जो कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको प्री होल्डिंग पीरियड का, ऐसा पीरियड जिस समय आपके पास में शेयर्स नहीं थे, उस पीरियड का भी डिविडेंड अगर आपको मिलता है, तो वह डिविडेंड शेयर्स की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। वह डिविडेंड उस शेयर्स की कॉस्ट में से लेस हो जाएगा। समझ में आया आपको? प्री पीरियड डिविडेंड या प्री होल्डिंग पीरियड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया ना आपको? चलिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे राइट इश्यू का, एक कॉन्सेप्ट होता है बोनस शेयर्स का। शेयर्स के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, तो शेयर्स के अंदर मेनली 4 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक तो आपका डिविडेंड का, आपका बोनस शेयर्स का, आपका राइट इश्यू का, आपका सेल ऑफ राइट का, और एक और चीज कह सकते हैं आपका, दैट इज कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू अनदर सिक्योरिटी। तो कन्वर्जन वाला पॉइंट कोई नया पॉइंट नहीं है, ये एज गुड एज अर्लियर डिस्कस जो हमने किया वैसा ही पॉइंट है। तो आपको यहां तक बातें समझ में आ गई होगी। चलिए, इन्हीं मुद्दों के साथ में अब हम आगे की चर्चा जारी रखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन है आपका, ऑन 1/4/2001 सुंदर 1/4/2011 सुंदर हैड 25,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड एट ए बुक वैल्यू ऑफ ₹15 पर शेयर। नॉमिनल वैल्यू कितना है? 10। ऑन 20/6/2011 he purchased another 5,000 shares of the company at ₹16 per share. The director of X Limited announced a bonus and right issue. No dividend was payable on these shares. तो no dividend was payable on these shares का मतलब क्या है कि ये जो बोनस और राइट इशू से जो शेयर्स आपको मिलेंगे, उस पर किसी भी तरह का कोई भी डिविडेंड पेबल नहीं होगा। द टर्म ऑफ द इशू आर एज फॉलोज। तो टर्म ऑफ द इशूज है। इससे पहले ये हम दो बातें करें। इससे पहले हमारे पास में ओपनिंग बैलेंस कौन सी डेट को दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस, अच्छा, ओपनिंग बैलेंस दे रखा है आपको 1/4/2011 को आपको ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। 1/4/2011 को देखिएगा, टू ओपनिंग बैलेंस BD, ये आपका 25,000 क्वांटिटी में है और इसका कॉस्ट कितना है आपका? 3,75,000। 375 कैसे आया? 375 आया आपका, बुक वैल्यू कितना है इसका बुक वैल्यू ये देखिए, ये रहा इसका बुक वैल्यू 15 रुपीज़ पर शेयर। तो 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 15 इट कम्स 3,75,000। ये समझ में आ गया आपको? चलिए साहब, उसके बाद में आपने परचेज किया है 20/6 को आपने और परचेज किया है। तो 20/6 को आपने परचेज किया है, तो कितना परचेज किया आपने? 5,000 शेयर्स को और परचेज किया है। तो 5,000 शेयर्स आपने परचेज किया है। कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड कुछ भी नहीं होता यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। और ये कितने में परचेज किया आपने? 16 रुपीज़ में परचेज किया। तो 5,000 मल्टीप्लाइड बाय द 16 जो अमाउंट आएगा वो हमें यहाँ पे लिखना होगा। किसी भी तरह का कोई भी ब्रोकरेज नहीं है, कमीशन नहीं, कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 80,000 रुपीज़ का। होप यू अंडरस्टूड। हाँ जी, समझ में आया यहाँ तक आपको? अच्छा साहब, अब देखिए, अगर मैं 26 तारीख की बात करता हूँ बेटा, 26 तारीख को आपके पास में अब शेयर्स कितने हैं? 30,000। 26 तारीख को आपके पास में शेयर्स कितने हैं? 30,000। अब क्या हुआ? अब बोनस डिक्लेयर हुआ है साहब, बोनस हुआ है। बोनस 1:6। 1:6 का मतलब क्या है?
अगर 6 शेयर्स के बदले में आपको 1 शेयर्स बोनस का मिलेगा, 6 शेयर्स के बदले में आपको 1 शेयर्स बोनस का मिलेगा, समझ में आई। और उसकी डेट क्या है भैया, 16/8 उसकी डेट है, समझ में आ रही बात। 16 अगस्त 2011 को बोनस डिक्लेयर हुआ है 1:6 में, यानी 6 शेयर्स के बदले में आपको 1 बोनस मिलेगा। मुझे एक चीज़ बताइए, अगर मैं 16 तारीख की बात करता हूँ, 16/8 की मैं बात करता हूँ, तो उस दिन आपके पास में कितने शेयर्स थे? तो उस दिन आपके पास में थे 30,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे? 30,000 शेयर्स थे। तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6, 30,000 डिवाइडेड बाय 6 कितना होता है? ये होता है आपका 5,000। तो बेटा आपको 16 तारीख को टू बोनस कितना मिल जाएगा? बोनस शेयर्स आपको मिल जाएगा कितना? दैट इज 5,000 शेयर्स मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? 5,000 शेयर्स मिल जाएगा। एक्चुअली इसकी कोई भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है, इसको सिर्फ हम क्या करते हैं, इससे हमारी सिर्फ क्वांटिटी बढ़ जाती है, इससे हमारी क्वांटिटी बढ़ गई है। बोनस का मतलब ही क्या होता है? फ्री फंड में पैसा मिलना, फ्री फंड में शेयर्स मिलना, वो होता है आपका बोनस। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी क्वांटिटी बढ़ गई 16/8 को प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। 16/8 को अब बढ़ के शेयर्स आपके पास में कितने हो गए? 5,000 से शेयर्स आपके बढ़ गए। तो 16 तारीख को, 16 अगस्त को आपके पास में शेयर्स हैं अब 35,000। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। 16/8 तक अब आपके पास में शेयर्स कितने हैं? 35,000 शेयर्स आपके पास में हैं। अब देखिए साहब, राइट की बात करता है। किसकी बात करता है? राइट की बात करता है। राइट का बेसिस क्या है? 3:7। सर कहाँ है? ये रहा बेटा, ये रहा। राइट का बेसिस क्या है आपका? 3:7। तो 3:7 का राइट का बेसिस है। अब आप मुझे एक चीज बताइए, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? 3 राइट शेयर्स मिलेंगे। राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है? मार्केट में जो प्राइस है, अभी मार्केट में जो शेयर्स की प्राइस है उससे कम प्राइस पे कंपनी आपको ये ऑप्शन देती है कि आप चाहें तो शेयर्स हमसे परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंपनी ने आपको ये ऑप्शन दिया है कि भैया आप चाहो तो 15 रुपये में हमारा शेयर्स परचेज कर सकते हो सकता है उस समय कंपनी का मार्केट प्राइस 25 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया जो भी चल रहा हो, 15 से तो ज़्यादा ही होगा। तो कंपनी ने आपको ये ऑप्शन दिया है कि हे मेरे अंशधारक, हे मेरे वस्त, अगर आप चाहो तो आप और 15 रुपये में शेयर्स परचेज कर सकते हो। 15 रुपये एक शेयर्स का। तो लेकिन कितने? अनाप शनाप शेयर्स परचेज नहीं कर सकते। 7 शेयर्स के बदले में आप कितना परचेज कर सकते हो बेटा? 7 शेयर्स के बदले में वत्स आप कितना परचेज कर सकते हैं? 3 शेयर्स परचेज कर सकते हैं। और इसकी डेट क्या है बेटा? डेट है इसकी 31/8/2011। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, 31/8/2011 को आपके पास में शेयर्स कुल कितने हैं? तो आपके पास में शेयर्स है बेटा 35,000। हाउ मच टोटल शेयर्स यू हैव? इट इज 35,000। 30,000 तो आपने परचेज किया था और 5,000 आपको बोनस मिल गया था। तो क्या सर बोनस के पे भी राइट एंटाइटलमेंट होगा क्या? बिल्कुल होगा। इसने ऐसा बोला नहीं है एक्सक्लूडिंग बोनस। तो यहाँ पे 31/8 को आपके पास में शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं आपके पास में? दैट इज 35,000। तो राइट का एंटाइटलमेंट कितना होता है? राइट का एंटाइटलमेंट कितना होता है? तो देखिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एज ऑन 31/8 कितना है? 35,000। और अगर मैं बात कहूँ यहाँ पे, तो आपके पास में राइट का बेसिस क्या है? 3:7, यानी 7 शेयर्स के बदले में, 7 शेयर्स के बदले में आप कितना एंटाइटलमेंट है? कितने शेयर्स ले सकते हैं? 3 शेयर्स ले सकते हैं। तो टोटल कितने शेयर्स का राइट एंटाइटलमेंट हो गया आपका? 35,000। ये 15,000 आया है। ये 15,000 कैसे आया है? ये 15,000 आया है, दैट इज देखिएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। 35,000 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो आपके पास में राइट का एंटाइटलमेंट आ गया। समझ में आ गया ये चीज? चलिए साहब, आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है कि शेयर होल्डर्स वर एंटाइटल्ड टू ट्रांसफर देयर राइट इन फुल और इन पार्ट। इसका मतलब क्या है कि आप अब देखिए, समझिएगा, एक चीज समझिएगा, क्या आपको ये शेयर्स मिल गए? क्या नहीं, आपको ये शेयर्स खरीदने का राइट मिला है दोस्त। यानी अब सपोज करो मार्केट प्राइस उसकी है, उस शेयर्स की मार्केट प्राइस है, उस शेयर्स की मार्केट प्राइस में मान लेता हूं दैट इज 25 रुपीज है। कितना है? 25 रुपीज है। तो अब भी आपके पास में मार्केट प्राइस में 25 रुपीज है। आपके मार्केट में इसका शेयर्स का वैल्यू कितना है? 25 रुपीज है। ये 25 वाला शेयर्स आप कितने में परचेज कर सकते हो? एट द रेट ऑफ 15 आप परचेज कर सकते हो। अरे एट द रेट ऑफ आप क्या कर सकते हो? 15 परचेज, एट द रेट ऑफ 15 में परचेज कर सकते हो। समझ में आ रही बात?
कितने का फायदा है? 10 का फायदा है। लेकिन क्या ऑप्शन आप ले सकते हो क्या? नहीं साहब, इसकी भी एक लिमिट होती है। तो आपके लिमिट के हिसाब से आप कितने मैक्सिमम शेयर्स ले सकते हो? 15,000। यानी कंपनी ने आपको राइट दे दिया, एक पेपर पे लिख के दे दिया कि जा मुन्ना, ये तेरा राइट है, तू 15,000 शेयर्स ले सकता है, और 15,000 इंटू 10 यानी 1.5 लाख रुपया तू कमा सकता है, ऐश कर। तो 15,000 रुपया तू 15,000 शेयर्स तू ले सकता है। और जाते जाते कंपनी ने आपके कान में क्या बात बोल दी? सुन मेरे मुन्ने, सुन मेरे शेयर होल्डर, सुनो वत्स, तुम सुनो। अगर चाहो तो तुम ये जो राइट है ना, ये जो 15 रुपए में शेयर्स लेने का राइट है, अगर तुमको ये शेयर्स नहीं लेने हैं तो तुम अपना ये राइट किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो। राइट ट्रांसफर कर सकते हो। यस। अब मान लो, अब देखिए, आपको ये राइट मिला है, सपोज करो आपको ये राइट मिल गया, आप 15,000 शेयर्स परचेस कर सकते हैं। आप अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए गए और उसको बोला कि यार देख सोनिया, मान लो सोनिया आपकी फ्रेंड है, आपने कहा देख सोनिया, आज तो मैं बड़ा खुश हूं क्योंकि मुझे राइट मिला है, मुझे 15,000 शेयर्स परचेस करने का राइट मिला है, और वो शेयर्स मैं कितने में परचेस कर सकता हूं? 10 रुपए में परचेस कर सकता हूं। और अभी उस शेयर्स की मार्केट प्राइस कितनी है? 25 है। सॉरी, मैं उस शेयर्स को कितने में परचेस कर सकता हूं? मैं उस शेयर्स को 15 रुपए में परचेस कर सकता हूं। कितने में परचेस कर सकता हूं बेटा? 15 रुपए में परचेस कर सकता हूं। और अभी मार्केट में प्राइस कितनी है? अभी मार्केट में प्राइस 25 रुपया है। तो हे सोनिया, मेरे को तो 10 रुपए पर शेयर का फायदा हो रहा है, मेरे को तो 10 रुपए पर शेयर का फायदा हो रहा है। और अगर मैं 15,000 शेयर्स परचेस कर लूंगा ना सोनिया, तो मुझे फायदा कितने का होगा? 15,000 इंटू 10 यानी 1,50,000 का फायदा होगा। वह आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है। अच्छा, फिर बिकॉज सोनिया तुम्हारी खास है तो तुमने उससे एक और बात कह दी, और पता है कंपनी ने मुझे क्या बोला है? मैं इस राइट टू परचेज द शेयर्स एट ₹15, राइट टू परचेज द शेयर्स एट ₹15 को मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूं, किसी और को भी दे सकता हूं। और जैसे ये बात बोली तो अब सोनिया की आंखों में चमक आ गई। सोनिया कहती, अरे अरे हाँ मेरा जानू, मेरा इतना प्यारा बेबी, कितना अच्छा है, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। आपने कहा अचानक से? आपने सोचा अचानक से ये क्या हो गया? फिर क्या बोला कि अच्छा तो तुम एक काम करो ना, वो राइट मुझे ट्रांसफर कर दो ना। आपने कहा अच्छा बड़ी तू ही है, देख तू मेरी दोस्त है, तू मेरी मित्र है, तू मेरी महिला मित्र है, सब समझ में आता है, लेकिन ये बेटा देखो पैसों के मामले में कोई मित्रता नहीं। अच्छा तू सोचती है कि ये 1.5 लाख रुपया मैं तुझे दे दूं एक तरह से? नहीं सोनिया, नहीं। सोनिया कहती प्लीज देखो, अगर तुमने ट्रांसफर नहीं किया ना, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। तो आपने कहा चल, अरे ऐसा मत कर, मैं तेरे को 1/3 ट्रांसफर करता हूं। कितना ट्रांसफर करता हूं? 1/3। लेकिन 1/3 भी फोगट में ट्रांसफर नहीं करूंगा, उसके बदले में मैं ₹2 पर शेयर लूंगा। अब समझना। तो आपने यहां पे क्या किया? आपने इसको कहते हैं राइट ऑफ शेयर्स को रिनाउंस कर दिया। आपने क्या कर दिया? उनको रिनाउंस कर दिया। तो किसी और को दे दिया आपने। तो कितना रिनाउंसमेंट किया आपने? 1/3 का रिनाउंसमेंट किया। तो 15, आपको कितने का राइट मिला था? 15,000 का। 15,000 का 1/3 कितना? 5,000। तो 5,000 किसको दे दिया आपने? 5,000 शेयर्स लेने का राइट अब किसको दे दिया आपने? 5,000 शेयर्स लेने का राइट आपने दे दिया, सोनिया जी को राइट दे दिया। लेकिन उसके बदले में आपने पर शेयर सोनिया से 2 रुपए लिए। पर शेयर सोनिया से कितने लिए आपने? 2 रुपए लिए। तो सबसे पहले तो देखो 15 में से 5 चले गए, तो अब तुम कितना ले सकते हो? 10,000 शेयर्स तुम सब्सक्राइब करोगे। समझ में आ रही है बात? आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में आपको बात? चलिए, होप यू अंडरस्टूड। अब अगर मैं बात कहता हूं, तुमने राइट शेयर्स को किसको दे दिया? सोनिया को दे दिया। एक तरह से बेटा तुमने सोनिया को सेल कर दिया, सेल ऑफ राइट। कितने का सेल ऑफ राइट किया तुमने? 5,000 शेयर्स का सेल ऑफ राइट कर दिया। और 5,000 के बदले में तुम्हारे पास में पैसा कितना आया? 10,000 पैसा आया। कितना पैसा आया? 10,000 पैसा आया। ये 10,000 प्योरली योर प्रॉफिट।
ये 10,000 प्योरली योर प्रॉफिट, तो प्योरली योर प्रॉफिट तो एंट्री क्या करेंगे आप, पहली एंट्री आप करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट। पहली एंट्री क्या करेंगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ राइट। ये सेल ऑफ राइट जो है प्योरली प्रॉफिट है बेटा, क्या है, प्योरली प्रॉफिट है। तो इस सेल ऑफ राइट को फिर हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो सेल ऑफ राइट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, सेल ऑफ राइट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। ये समझ में आता है आपको, होप यू अंडरस्टूड, क्लियर है ना यहाँ पे। अच्छा साहब, तो आपने जो राइट सब्सक्राइब किए इसके लिए आपने कितना पेमेंट करना पड़ेगा भैया, तो इसके लिए 15 रुपए के हिसाब से आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 1,50,000 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई आपको। तो राइट जो हुआ, आपने राइट में 10,000 शेयर्स, आपने राइट के शेयर्स ले लिए कितने में, 1,50,000 में, और 5,000 राइट आपने किसी और को सेल कर दिया 2 रुपए में। किसी और को क्या, तुम्हारे जिगर की टुकड़ी को तुमने सेल किया 2 रुपए में, और वो भी कितना है, 10,000 रुपया में आपने उसको सेल किया है। चलिए, तो ये 10,000 रुपया तो सिर्फ कहाँ आएगा, हम सीधा पी एंड एल में दिखा देंगे। कहाँ दिखा देंगे, सीधा पी एंड एल में दिखा देंगे। और अभी हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या दिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखिएगा हम ये दिखाएंगे टू बैंक, जो आपका वर्किंग नोट नंबर 1 है। हाँ जी, कितना शेयर्स लिया आपने, 10,000, डिविडेंड वाला कुछ पॉइंट होता नहीं है, कितने में, 1,50,000 में। आपको समझ में आया ये चीज़, बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए साहब, अब बात करते हैं, उसके बाद में आपका जो डेट आता है, ये समझ में आ गया। अब डिविडेंड की बात कर रहा है, डिविडेंड की क्या बात कर रहा है साहब, ये आइए देखते हैं जरा, डिविडेंड की बात करते हैं। हाँ जी, अब देखिए, डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड, एक बार लाइन पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2011, यानी कौन से ईयर की बात कर रहा है ये, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये फाइनेंशियल ईयर किसकी बात कर रहा है बेटा, फाइनेंशियल ईयर 2010-11 की बात कर रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2010-11 की बात कर रहा है। होप यू अंडरस्टूड, फाइनेंशियल ईयर 2010-11 की बात कर रहा है, समझ में आ रहा है। एट द रेट ऑफ 20% डिक्लेयर्ड बाय एक्स लिमिटेड एंड रिसीव्ड बाय सुंदर ऑन 31/10/2011, 31/10/2011 को आपको डिविडेंड मिला है, 31/10/2011 को आपको डिविडेंड मिला है, सुंदर को डिविडेंड मिला है, हाँ आपको, यानी सुंदर को डिविडेंड मिला है। तो 31/10/2011 को सुंदर को डिविडेंड मिला है बेटा। तो अब आप मुझे ये चीज़ बताओ, ये चीज़ बताओ कि सुंदर को कितने शेयर्स पे डिविडेंड मिला होगा। तो अब ध्यान रहे, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे ये बोनस शेयर्स और ये जो बोनस शेयर्स है और ये जो राइट शेयर्स है, ये दोनों शेयर्स तो आज इसी साल इश्यू किए हैं। तो ये तो पिछले साल में आपके पास में कंपनी ने पिछले साल के शेयर्स, पिछले साल जो कंपनी के पास में शेयर्स थे, पिछले साल में जो कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए हुए थे, उस पे कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि इन शेयर्स पे, ये जो कंपनी, ये जो शेयर्स हैं, ये जो कंपनी के शेयर्स हैं, इन शेयर्स पे कंपनी किसी भी तरह का कोई भी डिविडेंड नहीं देगी। क्यों, क्योंकि कंपनी ने शेयर्स इस साल इश्यू किया है, और कंपनी ने शेयर्स इस साल इश्यू किया है ये, और कंपनी जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है कौन से ईयर से रिलेटेड कर रही है बेटा, ये पिछले साल से रिलेटेड कर रही है। जब पिछले साल में शेयर्स एग्जिस्टिंग में थे ही नहीं तो डिविडेंड का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंपनी ने अनाउंस बोनस और राइट शेयर्स इश्यू किए थे, नो डिविडेंड वाज पेएबल ऑन दीज इश्यूज, नो डिविडेंड वाज पेएबल ऑन दीज इश्यूज। अगर ये नहीं लिखा होता तो भी हम यही समझते। तो मुझे जो डिविडेंड मिलेगा वो इन 25 और 5 यानी 30,000 पे मुझे डिविडेंड मिलेगा। मुझे कितने पे डिविडेंड मिलेगा, 30,000 शेयर्स पे डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे मिलता है। तो आइए जरा डिविडेंड की बातें करते हैं, आइए जरा डिविडेंड की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये पूरा ही मैं एक साथ ही ओपन कर देता हूँ, इसको पूरा ही एक साथ ओपन कर देता हूँ। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट कितनी है आपकी, 31/10 को। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एज ऑन डेट ऑन विच डिविडेंड इज एलिजिबल, कितना होगा आपका, 25,000 ओपनिंग शेयर्स प्लस 5,000 न्यू परचेज ऑन 20 शेयर। तो अच्छा, अब इसमें से क्या होगा, टोटल 30,000 पे आपको डिविडेंड मिलेगा, टोटल 30,000 पे आपको डिविडेंड मिलेगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ यार, डिविडेंड जो आपको यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो डिविडेंड जो रिसीव होगा आपको, डिविडेंड रिसीव कितने कितने शेयर्स पे होगा, 25 पे भी होगा, 5 पे भी होगा, यानी टोटल 30 पे होगा। यहाँ मैंने आपको इन दोनों को अलग अलग लगाया है, दोनों को अलग अलग लिखा है। क्यों अलग अलग लिखा है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये जो चीज़ है ये आपको समझ में आ जाएगी।
ये 5,000 शेयर्स ऐसे थे, 5,000 शेयर्स ऐसे थे, ये जो 5,000 शेयर्स थे, कंपनी ने पिछले साल का डिविडेंड इस साल डिक्लेयर किया है, कंपनी ने पिछले साल का डिविडेंड इस साल डिक्लेयर किया है, तो पिछले साल में ये शेयर्स आपके पास में थे क्या? नहीं साहब, नहीं थे। लेकिन फिर भी पिछले साल का डिविडेंड आपको इस साल मिल रहा है, प्री पीरियड डिविडेंड, प्री होल्डिंग पीरियड डिविडेंड मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है। तो इसको हम कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? इसको हम एडजस्ट करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम कर देंगे, हम इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से कम कर देंगे। समझ में आ गई ये चीज़ आपको? क्लियर है? और ये हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। होप आपको समझ में आ गया होगा, होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये डिविडेंड कब मिला आपको? 31/10 को मिला। तो देखिए, मैंने डिविडेंड का अकाउंट भी यहीं साथ ही बना दिया है। तो 31/10 की अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं 31/10 की बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखिएगा 31/10 में यहाँ पे मैंने लिखा है बाय बैंक। क्या लिखा है? बाय बैंक डिविडेंड। क्या कुछ क्वांटिटी बढ़ी क्या? नहीं साहब। अच्छा, अब मुझे बताओ, वो जो डिविडेंड जो मुझे पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, यानी डिविडेंड अकाउंट के अंदर मैं एंट्री करूंगा, मैं यहाँ पे जो एंट्री करूंगा ना बेटा, यहाँ पे जो 2 एंट्री करूंगा, मैं एंट्री क्या करूंगा समझना, मैं एंट्री करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करूंगा? ये मुझे 25,000 से करूंगा। कितने से करूंगा? ये कितना डिविडेंड मिल रहा है बेटा मेरे को? 50 और 10 मिल रहा है ना डिविडेंड। ये देखो ये डिविडेंड, अरे भैया ये देखो ना, ये डिविडेंड मिल रहा है ना बेटा, 50,000 और 10,000, ये 25,000 पे 50,000 मिल रहा है। ये डिविडेंड आप कैलकुलेट कर लोगे ना, आप 10 रुपये फेस वैल्यू पे डिविडेंड है। तो टोटल पैसा कितना मिल रहा है मेरे को? टोटल पैसा मिल रहा है बेटा मेरे को 60,000। कितना मिल रहा है मेरे को? 60,000 मेरे को पैसा मिल रहा है। यहाँ तक समझ में आता है? अच्छा, उसके बाद में बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहाँ पे मैं करूँगा थोड़ा, मैं क्या करूंगा? टू, क्या करूंगा बेटा? टू करूंगा, टू डिविडेंड। टू डिविडेंड में कौन सा अमाउंट लिखूंगा मैं? टू डिविडेंड में मैं लिखूंगा वह अमाउंट जो मुझे पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, वह अमाउंट जो मुझे पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। और पी एंड एल अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है? 50,000। तो 50,000 लिख दिया। और टू इन्वेस्टमेंट, और क्या लिख दूंगा मैं? टू इन्वेस्टमेंट लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को मैंने क्रेडिट कर दिया। टू इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को क्या करना है? कॉस्ट को मुझे क्या करना है? एडजस्ट करना है। एडजस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट को मुझे कम करना है, कॉस्ट को मुझे कम करना है। समझ में आ रही है बात? हाँ, कॉस्ट को मुझे काम नहीं यार, कम करना है। कॉस्ट को मुझे क्या करना है? कम करना है। यानी आई नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट, आई नीड टू रिड्यूस द कॉस्ट। कॉस्ट एडजस्टमेंट, यानी क्या किया आपने? उसको रिड्यूस किया। क्या किया? अरे क्या किया आपने? उसको रिड्यूस किया। समझ में आ रही है ये बात? चलिएगा, तो टू इन्वेस्टमेंट मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा। और कितने रुपए से मैं कॉस्ट को एडजस्ट करूंगा? 10,000 से। कितने से? 10,000 से। चलिए, ये एंट्री आपको समझ में आ गई होगी। अब इस एंट्री का हम यहाँ पे बात करें, और अच्छा इसी में आगे बात करता हूँ। फिर डिविडेंड को मैं कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगा? पी एंड एल अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा? पी एंड एल अकाउंट में। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी? डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल अकाउंट। आइए अब हम चलते हैं ऊपर यहाँ पे। चलिए, 31/10 को आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है। कितना डिविडेंड रिसीव हुआ बेटा? यहाँ पे ये डिविडेंड रिसीव हुआ आपको 50,000 का डिविडेंड डिविडेंड अकाउंट में जाएगा, और 10,000 से उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। जब हम इन्वेस्टमेंट को परचेज करते हैं तो कॉस्ट को हम डेबिट में लिखते हैं। अब उसकी कॉस्ट को मुझे कम करना है, तो मैंने इसको क्रेडिट में लिख दिया। समझ में आ गई ये चीज़ आपको? बिल्कुल आपको समझ में आ गई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। चल, अब क्या बोला गया? अच्छा, ये पॉइंट इसने यहाँ पे दे भी दिया कि 26/6 को जो भी डिविडेंड हमने शेयर्स परचेज किए थे, उनके अगेंस्ट में जो डिविडेंड मिला था, उस डिविडेंड को हमें कॉस्ट ऑफ परचेज के अगेंस्ट में एडजस्ट करना है। अगर वो नहीं भी बोलता ना, तो भी अपन ये करते। क्लियर? समझ में आया चीज़? चलिए, ऑन 15/11/2011 सुंदर सोल्ड 25,000 इक्विटी शेयर्स। अच्छा, अब टोटल शेयर्स देखो एक बार, हमारे पास में 15/11 को अगर हम बात कहते हैं, यहाँ पे 15/11 को अगर मैं बात कहता हूँ, तो 15/11 को मेरे पास में टोटल शेयर्स कितने हैं? 25 और 5 30 और 5 35 और 10 कितना है? 45,000। टोटल शेयर्स कितने हैं हमारे पास में? 45,000 शेयर्स है। होप यू अंडरस्टूड। चलिए, उसके बाद में क्या हुआ? सुंदर सोल्ड इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर। प्रीमियम ऑफ 5 रुपीज़ पर शेयर का मतलब क्या है? फेस वैल्यू के ऊपर कितना दिया। तो फेस वैल्यू कितनी है इसकी? 10 रुपया। 10 + 5 कितने में बेचा उसने? 15 रुपये में बेचा। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ सुंदर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर योर एक्सरसाइज। एज्यूम दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31/12/2011। 31/12 को बुक्स क्लोज की जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड शेयर्स आर वैल्यूड एट एवरेज कॉस्ट। अच्छा, अब इसमें छोटा सा पॉइंट, आपको ये थोड़ा सा पॉइंट हिच कर सकता है कि सर 31/12 को बुक्स क्लोज की जा रही है, तो यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल को दिया हुआ है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को दिया हुआ है।
दिया हो तो दिया हो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने को जैसे दिया हो वैसे कर लेने का है, ठीक है ना। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो ऊपर की डेट को आप 1 जनवरी भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में ऐसे ही दिया हो तो आप भी ऐसे ही रहने दो, ठीक है ना। हो सकता है क्वेश्चन में से दिया ऐसे रहने दो, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, चलिएगा। तो यहाँ पे हम 15/11/2011 यानी सुंदर सोल्ड कर रहा, और इसके लिए अब सेलिंग के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, एवरेज कॉस्ट मेथड। कौन सा मेथड बेटा, एवरेज कॉस्ट मेथड। अब एवरेज कॉस्ट मेथड क्या होगा समझो, इतने सारे शेयर्स की ये कॉस्टिंग है, ये कॉस्टिंग है ना, नहीं, इस कॉस्टिंग में से कितना लेस करना पड़ेगा, इस कॉस्टिंग में से ये 10,000 लेस करना पड़ेगा, इस कॉस्ट में से ये 10,000 लेस करना पड़ेगा, तो हमारा नेट कॉस्ट आ जाएगा, हमारा नेट कॉस्ट आ जाएगा। वह नेट कॉस्ट कितना आएगा, ये इन 45,000 शेयर्स का आएगा। चलिए हम एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। आपको ये निकालने की, अलग से निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं समझाने के लिए, क्योंकि मैं आपको ये रिकॉर्डिंग क्लास में समझा रहा हूँ, तो समझाने के लिए मैंने एडिशनल वर्क किया है, आपको ये करने की आवश्यकता नहीं है। आइए क्या है ये आपका, देखते हैं, थोड़ा समझते हैं, देखते हैं। ये देखिए, ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, आपने और परचेस किया, ये बोनस शेयर इश्यू होगा, ये होगा, ये क्वांटिटी हो गई, और ये आपका क्या हो गया, आपका अमाउंट हो गया, ये क्वांटिटी हो गई और ये आपका क्या हो गया, अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे अगर मैं बात कहता हूँ तो टोटलिटी में यहाँ पे आपके पास में 45,000 शेयर्स थे, और उसकी टोटल आपने कितना पे किया, आपने 6,05,000 पे किया। अच्छा, कुछ लेस वेस भी हुआ है क्या आपका, हाँ जी, आपका लेस प्रीवियस पीरियड डिविडेंड, प्रीवियस पीरियड डिविडेंड कितना है आपका, 10,000 आपका लेस हो गया। तो अब आपका नेट ऑफ कितना रहता है, नेट ऑफ 45,000 के 45,000 शेयर्स कितने में पड़े रहे तुमको, कितने में पड़े रहे हमको, कितने में पड़े रहे अपने को, 5,95,000 में। तो एवरेज कॉस्ट क्या आ गई इसकी, एवरेज कॉस्ट कुछ आई है क्या, हाँ जी, एवरेज कॉस्ट कुछ आई है क्या सर, एवरेज कॉस्ट देखते हैं, 45,000 डिवाइडेड बाई 9 यार 5,95,000 डिवाइडेड बाई 45,000, इट कम्स 13.22, कितना आया ये, 13.22, समझ में आया। एवरेज पर यूनिट कॉस्ट, एवरेज पर शेयर कॉस्ट ये आपकी आ गई, होप यू अंडरस्टूड। अब इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है। तो देखिए, अगर मैं बात कहता हूँ, बहुत सिंपल सा हो गया ये तो। अब आपका यहाँ पे देखिए, डेट ऑफ शेयर्स कितना है, ये तो चलो ठीक है, क्वांटिटी सोच चुके, ठीक है। यहाँ से आपको ये सब कुछ नहीं लिखना, आपको ये सब कुछ नहीं लिखना है। अच्छा, सेल प्रोसीड, कितना सेल प्रोसीड हुआ आपको, यानी 25,000 शेयर्स आपने बेचे हैं 15 रुपये के हिसाब से, 3,75,000 आपका सेल हुआ है। ब्रोकरेज वगैरह कुछ आपने पे किया नहीं है, तो नेट सेल प्रोसीड आपका इतना ही है। और परचेज कॉस्ट अब एवरेज लेंगे, परचेज कॉस्ट अब क्या लेंगे, एवरेज लेंगे। एवरेज परचेज कॉस्ट का मतलब कितना होता है, दैट इज यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 25,000, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना रे, 25,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना, 13.22, 13.22। तो ये जो एवरेज कॉस्ट आता है, ये एवरेज कॉस्ट कितना आएगा आपका, ये एवरेज कॉस्ट आ जाएगा आपका 3,30,556, समझ में आती बात। और 375 आपका सेल प्रोसीड, इसमें से ये लेस हो गया, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया, दैट इज 44,444। होप यू अंडरस्टूड, क्लियर है साहब आपको, हाँ जी, किसी को डाउट इसमें, चलिए साहब। तो अब हम ये एंट्री करते हैं यहाँ पे। अब हम देखिएगा बाय बैंक, हमने बाय बैंक किया, वर्किंग नोट नंबर 3, कितने शेयर्स हमने बेचे हैं, 25,000 बेचे हैं। अच्छा, कोई डिविडेंड का चक्कर नहीं साहब, कुछ नहीं होता है। कितने में बेचा आपने, 3,75,000 में बेचा। तो इसका जो प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट किस तरफ आएगा, प्रॉफिट को हमें रिवर्स साइड, यानी यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, इस प्रॉफिट को हमको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, हमें P&L अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। समझ में आ गई ये चीज़, चलिए ये बातें आपको समझ में आ गई। अब हमारा ईयर एंड हो गया, ईयर एंड में बाकी जो एवरेज कॉस्ट के हिसाब से आप बात कर लें, तो अगर मैं ईयर एंड की बात करता हूं, तो ईयर एंड में अब मेरे पास में कितना बचा भैया, या ईयर एंड में देखिएगा 20,000 मेरे पास में शेयर्स बचे हुए हैं। किस रेट से, 13.22 की रेट से, किस रेट से, 13.22, क्योंकि एवरेज कॉस्ट मेथड है ना आपका, 13.22 की रेट से। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 13.22 से, तो कितना आ जाएगा आपका, 2,64,444। और इसमें अब ये डिविडेंड, ये जो है, इस डिविडेंड को मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, इस डिविडेंड को मुझे कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, P&L में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो इस डिविडेंड को भी मैंने 31/12 को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, P&L में ट्रांसफ़र कर दिया, डिविडेंड ट्रांसफ़र। और इस तरह से आपका ये अकाउंट बन गया, इस तरह से आपका ये अकाउंट बन गया। होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। अच्छा, प्रॉफिट लॉस में क्या हुआ, देखो प्रॉफिट लॉस में फटाफट कर देता हूँ। प्रॉफिट लॉस में क्या होगा आपका, ये रहा आपका प्रॉफिट लॉस, देखो बाई सेल ऑफ राइट, समझ में आया, 10,000 का सेल ऑफ राइट में प्रॉफिट हुआ था। ये 44,000 ये ट्रांसफ़र किया हमने, ये दो यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए और ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया। तो बाय प्रॉफिट ट्रांसफ़र, ये यहाँ पे यहाँ लिख लेना, आप कोई दिक्कत नहीं है। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख लेना और बाय डिविडेंड लिख लेना, समझ में आ गई ना बात। बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिख लेना, बाय डिविडेंड, ये अपना टोटल मिला के इस साल का ये प्रॉफिट हो गया, 1,04,000 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया। तो इस तरह से आपका ये सारी चीज़ें अब आपकी
नेट ऑफ आ गया टू बैलेंस शीट। इवन बैलेंस शीट इसलिए कर दिया क्योंकि ये क्या है, ये कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं, ये एक्सट्रैक्ट है। क्या है ये? एक्सट्रैक्ट है। तो ये एक्सट्रैक्ट है इसलिए इसका ये टोटल इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया। तो दोस्त समझ में आया होगा आपको? बोलो बेटा जी, समझ में आया आपको? हाँ। सो चार्टर्ड, अब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। आप इसको आराम से करें, इस क्वेश्चन को देखें, समझें, आराम से करें। और मेरी तरफ से अब आपका होमवर्क, ढेर सारा होमवर्क है। यस, मेरी तरफ से फर्स्ट 15 क्वेश्चंस होमवर्क के हैं। जो जो क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं उनको छोड़ देना, बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं। फर्स्ट 15 क्वेश्चंस फ्रॉम माय साइड, उसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस आप खुद करें। तो पहले 15 क्वेश्चंस करें, फर्स्ट 15 क्वेश्चंस इज योर होमवर्क। थैंक यू।